मेरे युवा साथियों, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड की हम लोग बातचीत पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। कल हमने मनु में उसकी न्यायिक व्यवस्था के बारे में कुछ बातचीत आपसे की थी। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। कल हमने जहाँ बात को ख़त्म किया था वो ये थी कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से राजा का ये एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो न्याय व्यवस्था का संगठन व संचालन सुचारू रूप से चलाए। अब किसी व्यवस्था को या किसी प्रक्रिया को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो पहली शर्त होती है वो ये होती है कि सही व्यक्ति सही जगह नियुक्त किए जाएं। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजा न्यायिक प्रक्रिया के अधिकारियों का, न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करेगा, लेकिन वो स्वयं न्यायाधीश नहीं है। वो केवल एक पर्यवेक्षक है जो न्यायिक प्रक्रिया की गति, उसमें आ रही बाधाएं, उसकी व्यवस्थाएं और निर्णयों की जांच कर सकता है, देख सकता है, लेकिन वो इसमें सीधे भाग नहीं ले सकता। तो आज हम बात करते हैं कि किसी भी राज्य की व्यवस्था, विशेष तौर से न्यायिक व्यवस्था, अच्छे ढंग से तब चल पाएगी जब न्यायाधीशों की नियुक्तियां बहुत बेहतर तरीके से की जाए। मनुस्मृति में ये लिखा है कि जो समाज के 4 वर्ण हैं, मुझसे पूर्व के अन्य व्याख्यानों में आपने पढ़ा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं ये समाज में निवास करते हैं। तो यहाँ मनु ने कहा है कि राजा को ब्राह्मण वर्ण में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। यहाँ आपको लग रहा होगा कि वे थोड़े पूर्वाग्रही हैं, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा अर्थ भी है। यदि आप उसको समझें, वो ये है कि क्योंकि ब्राह्मण के पास कोई आर्थिक वृत्ति नहीं है, वो व्यापार नहीं कर रहा है, केवल अध्ययन, अध्यापन और धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न कराना उसका दायित्व है। अब उसका जीवन ऐसा बन चुका है कि वो किसी आर्थिक लालच की दायरे में नहीं आएगा, प्रलोभन उसे बांध नहीं पाएंगे। और मनुस्मृति में न्यायाधीशों की जो योग्यताएं हैं, अहर्ताएं हैं, उसमें पहली शर्त यही है कि वह किसी दबाव में, क्रोध या मोह में ना आए। ये जो 4 उपाय हैं या जो ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आप ये पाएंगे ये मनुष्य की शक्ति भी हैं तो उसकी कमजोरियां भी हो सकते हैं यदि इनको अनियंत्रित छोड़ दिया जाए। तो मनुस्मृति में लिखते हैं कि राजा का ये दायित्व है कि वो अपने न्यायाधीशों को नियुक्त करते वक्त ये तो देखे कि उनमें न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हों, लेकिन इसके अलावा उसका ये भी आकलन हो कि वो इन दायित्वों का निर्वहन करने के योग्य है या नहीं है, उसमें कुछ कमियां या निर्बलताएं तो नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों में उन्हें पर्याप्त योग्य व्यक्ति ना मिले तो वो क्षत्रिय और वैश्यों में से भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन शूद्रों की उन्होंने उपेक्षा की। ये चीज़ वाकई आलोचना का विषय बन सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन मनुस्मृति शूद्रों को न्यायिक प्रक्रिया में जोड़ने का विरोध करती है। दूसरी तरफ ये तो एक पक्ष हुआ, दूसरा पक्ष इसका ये है कि मनुस्मृति में मनु ने लिखा है श्लोक के रूप में, इसका अर्थ ये है कि न्यायाधीशों का प्रशिक्षण और उनका परीक्षण उनकी सेवा अवधि से पहले और सेवा अवधि के बीच में लगातार होते रहना चाहिए। इसका आशय ये है कि राजा समय समय पर
उन्हें परीक्षण करता रहे उनका कि कहीं वे लालच में तो नहीं आ रहे हैं, लोभ में तो नहीं फंस रहे हैं, मोह में तो नहीं आ रहे हैं। और इसके तौर तरीके भी मनुस्मृति में बताए गए हैं कि किसी भी न्यायाधीश की चारित्रिक क्षमता को समझने के लिए जो परीक्षण के उपाय हैं वो उसमें दिए गए हैं। दूसरी बात, वे जो न्यायाधीश हो वेदों का ज्ञाता हो। वेदों का ज्ञाता उस समय की जो अन्य सामाजिक परंपराएं हैं उसका जानकार भी उसे होना ज़रूरी है। मनुस्मृति में एक वाक्य के दिया हुआ है कि उसको परंपराओं और रूढ़ियों दोनों का ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ आप के मस्तिष्क में सवाल आना चाहिए कि रूढ़ी का क्यों? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यवस्था ऐसी चल रही होती है जो सही तो नहीं होती, लेकिन समाज उसकी पालना कर रहा होता है। आप आज भी पाएंगे आधुनिक समाज में भी आपको ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं दिखाई देंगी जिस पर कानून तो उसके खिलाफ है, लेकिन वो समाज में जारी है। तो मनु का ये मानना है कि जो न्यायाधीश है बात को गोपनीय रखना जानता हो, धैर्यवान हो, एक एक पक्ष को बहुत बारीकी से समझ सकता हो, जो साक्ष्य हैं जिसको आजकल बोलचाल की भाषा में आप गवाह कहेंगे, उनको परख सकता हो और फिर निर्णय दे सकता हो। ये उन्होंने न्यायाधीशों की मूलभूत विशेषताएं मानी हैं। अब हम बात करते हैं न्यायिक प्रक्रिया की। मैंने आपसे कल भी कहा था इस चैप्टर के पहले भाग में कि न्याय से दोनों पक्ष संतुष्ट तभी होंगे जब प्रक्रिया को सही तरीके से इसको उपयोग में लाया जाएगा। जैसे जो पक्ष है वो किनके बीच है, समाज के किस वर्ग के हैं, अपराध क्या हुआ है, वो दीवानी है या फौजदारी है, किस वर्ग का विषय है, मामला है, उस वर्ग की परंपराएं कौन कौन सी हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी यदि न्यायाधीश के पास नहीं है तो वो निर्णय तो कर सकता है और करेगा भी, लेकिन उसके निर्णय से समाज में असंतोष फैल सकता है। अब इस प्रक्रिया को मनुस्मृति में जो अपराध निर्धारण की प्रक्रिया है उसे व्यवहार कहा है और ये स्पष्ट कहा है कि बहुत गोपनीय मामला यदि ना हो तो ये सारे जो न्यायिक प्रक्रिया के मामले हैं ये खुली अदालत में, खुले न्यायालय में इन पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं, वहीं वाद रखा जाए और न्यायाधीश जो न्याय कर रहा है वो एक एक साक्ष्य को केवल वो कह रहा है उस पर विश्वास ना करे, बल्कि उसके आंगिक चेष्टाएं, उसके हाव भाव, उसकी पृष्ठभूमि, इन सब का ध्यान रखते हुए अपना निर्णय दें। अब बात करते हैं दंड के प्रकारों की। तो मनुस्मृति में 4 प्रकार के दंडों का जिक्र मिलता है। पहला है वाकदंड, यानी समझा बुझाकर। दूसरा दंड है धिक् दंड, किसी को किसी अपराध के लिए धिक्कार कर कि आपने जो किया ये ठीक नहीं किया है, ना ये आपके हित में था न समाज के हित में, इसे कहा गया है धिक् दंड। दंड की तीसरी श्रेणी है अर्थदंड। ये आप आज भी देखते हैं, जुर्माना, महसूल। यदि आपसे कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए आपको इतने धन से या इतनी राशि से या इतनी स्वर्ण मुद्राओं से दंडित किया जाता है, जिसको आप सरकारी जो कोष है उसमें जमा कराएंगे। और चौथा दंड है जो कि दंड की सर्वोच्च श्रेणी है, वो है भौतिक दंड। इस दंड की श्रेणी में शारीरिक दंड, जिसकी सर्वोच्च सीमा मृत्युदंड है, तक दिए जा सकते हैं। अब इसके पश्चात हम जिस बात पर आए वो ये है कि मनु ने अलग अलग जो वर्ण हैं उनके लिए अलग अलग दंड का प्रावधान किया है। जैसे आप देखें, मैं एक उदाहरण रखता हूँ आपके सामने। चोरी एक अपराध है। मनुस्मृति में लिखते हैं कि यदि शूद्र चोरी करता है तो 8 पण उस समय के सिक्के हुआ करते थे। यदि वह चोरी वैश्य करता है तो 16 पण, यानी उसका दुगना। यदि क्षत्रिय करता है तो 32 पण, यानी उससे भी दुगना।
और यदि ये चोरी का अपराध किसी ब्राह्मण ने किया है तो 64 पर्ण दंड दिया जाना चाहिए। और मनुस्मृति के श्लोक के अंदर वो राजा को भी इसमें शामिल करते हैं। वो कहते हैं कि यही अपराध यदि राजा के द्वारा किया जाए तो उसको जिस अपराध के लिए सामान्य नागरिक को 1 पर्ण का दंड मिलना चाहिए था, राजा को उसके लिए 1 सहस्त्र पर्ण का दंड मिलना चाहिए। अर्थात राजा भी न्यायिक प्रक्रिया से बाहर नहीं है, मुक्त नहीं है। संक्षेप में मनुस्मृति इस बात पर पूरा जोर देती है कि न्याय प्रक्रिया समाज के आंतरिक स्तर पर सुरक्षा, अनुशासन और व्यवस्था तीनों को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है।